हमारा एक सवाल है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वास्तु करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, वास्तु बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो घर, रियल इस्टेट या ज्योतिष, इन विधाओं से जो जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों को वास्तु के बारे में सबको समझ है कि वास्तु क्या है। मैं बता भी सकता हूँ और आप लोग उतना शायद सुन भी चुके होंगे कई बार, पर सोचने की ज़रूरत है कि वास्तु है क्या और वास्तु हमारे जीवन से कनेक्टेड कैसे है, या वास्तु नाम से जो परिभाषित किया जाता है उस नॉलेज को हम हमारे जीवन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनते हैं, ठंड में ठंड के कपड़े पहनते हैं, ऊनी जो गर्म हो, बरसात में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो जल्दी सूख जाएं या बॉडी को हमारी कंफर्टेबल रखें। घर को भी आप एक प्रकार का कपड़ा माने, एक प्रकार का कवच माने, पर आप देखिए ऋतुओं के हिसाब से अनुकूल पहने जाने वाले कपड़े जो होते हैं, ये कपड़े हम ऋतुओं के हिसाब से ही बदलते रहते हैं और हम बहुत जल्दी उनका त्याग करके नई ऋतु का कपड़ा धारण कर लेते हैं, नए मौसम का। और कई बार तो ये होता है ठंड में हम बाहर बहुत अधिक ठंड लग रही होती है तो हम ज़्यादा बचाव करते हैं, ज़्यादा ऊनी गर्म कपड़े पहनते हैं, पर घर में आकर हम उतने ऊनी या गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। पर घर एकमात्र ऐसा कवच है, ऐसा कपड़ा है जिसको हम एक समान हर ऋतु में, हर मौसम में पहने रहते हैं या ओढ़े रहते हैं, या हम उसके अंदर रह रहे होते हैं। तो अब इस घर रूपी कवच को, इस घर रूपी कपड़े का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव आ रहा है। अब 2 मिनट के लिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आप देखेंगे लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के इकोसिस्टम में व्हेल का महत्व है, तितली का महत्व है, ये बर्ड जो गौरैया है, चिड़िया, इसका महत्व है, कौवे कम होते जा रहे हैं, कोई बोल रहा है सफ़ेद भालू कम होते जा रहे हैं। तो प्राणी जगत में हर किसी प्राणी का एक विशेष स्थान है, और ये प्राणी जगत के प्राणी कम क्यों हो रहे हैं, ये स्पीसीज़ की प्राणियों की जो जनसंख्या है, आबादी है, ये क्यों कम हो रहे हैं। जैसे डायनासोर गायब हो गए और कुछ विशिष्ट प्रजाति के और भी स्तनपायी और नभचर या जलचर, ये आप देखेंगे तो इस तरीके के कई प्राणियों के बारे में हमको सुनने में आता है कि ये प्रजातियां पहले थी और अब विलुप्त हो गई है। तो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब इन्होंने किया है, पर इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने से प्रजातियां नष्ट हो गई। इसको सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जो भी प्राणी को अच्छे घर नहीं मिलते हैं वो प्राणी जगत से गायब हो जाता है। मतलब यहाँ में प्राणी और जगत दोनों अलग अलग है। प्राणी जगत तो एक शब्द है और एक शब्द है प्राणी जगत से अलग हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई अगर मनुष्य जाति को हमें अच्छे से जिंदा रखना है, अब अच्छे से जिंदा रखने में दूसरी बात आती है कि भाई अच्छे से जिंदा रखने का क्या मतलब है। भाई जैसे कि हमारे पूर्वज 6-6 हज़ार वर्ष और कई हज़ार वर्ष जीवित रहते थे, उनका जो शरीर के आकार के बारे में हमको जैसे भीम जी का या किसी के सुनने के मिलता है, कई भक्तों की कहानियों में मिलता है कि वो बहुत पहाड़ के रूप से, मतलब इतने कद काठी उनकी इतनी बड़ी थी, उनके शरीर इतने बड़े होते थे, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा होती थी। पर अभी भी हम देख रहे हैं तो अब आप देखेंगे भारत के अंदर ही कश्मीर की तरफ के जो लोग हैं उनकी औसत आयु ज़्यादा है और मैदानी एरियो में रहने वालों की औसत आयु कम है। और ऐसे ही आप जब चीन, जापान, रशिया, अमेरिका या भारत के लोगों की उम्र की तुलना करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर एक औसत आयु 75 से 80 वर्ष की हो गई है, जबकि मेरे और आपके दादाजी वगैरह का आप देखेंगे मुश्किल से अभी 20-30 साल पुरानी पीढ़ी की आयु जो रहती थी वो 90, 100, 110, 120 तक भी हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक दादी जी का देहत्याग हुआ है, वो 106 वर्ष की थी। तो क्या मैं और आप 106 वर्ष तक जीना नहीं चाहते? पर सवाल ये है कि हम जी नहीं पाते, हम जी पाएंगे या नहीं पाएंगे। और अब ये है कि हम जीना तो चाहते हैं, तो ऐसे क्या कारण होंगे कि जिनसे हम इतने वर्ष जी पाएंगे। और आपको जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुराने पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो इतना वृद्ध, इतना विकसित हो गया है कि वो सिस्टम के रूप में उसकी जड़ें, उसकी पत्तियां इकोसिस्टम में बहुत फ़ायदा कर रही हैं। और वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर हम लोग येन केन प्रकारण किसी भी तरीके से पृथ्वी पर 20 साल एक्स्ट्रा जी गए तो हम हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए हम कितना कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे। तो अब हमारे को ज़्यादा जीना है
हमको बहुत अच्छा जीना है और हमको कम स्ट्रगल करके जीना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है हमारा निवास, हम जहाँ रहते हैं, हमारा वो वस्त्र जो हम हमेशा हर सीज़न में, हर ऋतु में, हर मौसम में, दिन रात बिना किसी शर्त के जिसमें हम रहते हैं। तो ये घर ही एकमात्र ऐसा कवच है, ऐसा पहनावा है, ऐसा हमारे को कवर करके रखने वाला एक वायुमंडल का निर्माण जो हमने किया हुआ है, इसको आप समझें और इसका हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा महत्व पड़ता है। अब आप देखिए कैसे कि आपने एक स्वेटर पहना है, ठंड है बाहर, पर उस स्वेटर की वजह से वो ठंड के और हमारे शरीर के बीच में एक गर्म आवरण बन जाता है। वैसे ही धूप में होता है कि धूप में अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि जिससे आपकी बॉडी टैन हो जाती है, और कई बार आप ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि जिसकी वजह से सन रेज आपकी बॉडी को टैन नहीं कर पाती हैं। तो अब यहाँ पे जैसे सूरज की धूप, और सूरज को पकड़ा तो सूरज क्या एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट है सूरज। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि बाकी के सभी प्लैनेट्स जिनके बारे में हम सौरमंडल के बाकी सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते और समझते आए, तो इन सभी प्लैनेट की रश्मियाँ और इन सभी प्लैनेट की उपस्थिति हम लोगों को प्रभावित करती रहती है। पर उनकी रश्मियाँ हमारे घर में से किस प्रकार से हमारे में फिल्टर होके आती है, जैसे कि एक ठंड एक स्वेटर में से फिल्टर होकर गर्म होकर बॉडी को अनुकूल रूप में लगती है, ठीक है। वैसे ही किसी प्लेनेट की रश्मियाँ घर में से, घर में जो खिड़कियाँ हैं, कांच, घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रहने के पैटर्न, और घर में जो पर्दे लगाए, घर में जो रोशनी है, घर में जो सामान है, उन सब में से वो फिल्टर होकर वो हमारे तक आती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक वास्तुशास्त्री केवल शास्त्र का मतलब पाठन करने से वो वास्तुशास्त्री नहीं बन जाता। वास्तुशास्त्री वो है जिसको भवन निर्माण का आइडिया हो, भवन निर्माण में प्रयोग में आने वाली लोकल सामग्रियों का और उनका स्ट्रक्चर समझता हो, उसको फिजिक्स समझ में आना चाहिए, उसको केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए, उसको इकोलॉजी, उसको बायोलॉजी, उसको एनवायरनमेंट सिस्टम, उसको संसाधनों का यूज़, तब जाकर वो एक वास्तुशास्त्री होने के लिए मूलभूत आवश्यक चीज़ों के साथ में वो आगे बढ़ पाता है। फिर उसके बाद उसको शास्त्रों का नॉलेज होना चाहिए, शास्त्र सम्मत नॉलेज होना चाहिए, वास्तु का, ज्योतिष का, मुहूर्त का, कर्मकांड का उसको नॉलेज होना चाहिए। तब जाकर वो वर्तमान स्थितियों में अनुकूल वायुमंडल में प्रतिकूल पदार्थों से व्यक्ति विशेष के लिए क्या सबसे अनुकूल चीज़ें का एक वायुमंडल, जिसको कि आप घर बोलते हो, कि वो तैयार करके दे सकता है। पर लोगों को ये लगता है कि वास्तु कराना है तो वास्तु तो एक भवन की कीमत है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और वो सोचते हैं कि 30,000 वाला, 31,000 वाला, 51,000 वाला या 2 लाख रुपए वाला वास्तु करवा ले। भाई अगर 5 करोड़ रुपए का आप घर बना रहे हो, तो ये घर बना किसके लिए रहे हो? ये लोगों को दिखाने के लिए बना रहे हो? नहीं भाई, आपके बच्चों के बच्चे, अगर आपके बच्चे नहीं हुए, मेरे पास लोग आकर बैठते हैं, वो हस्बैंड वाइफ है, वो बोलते हैं मेरा बेटा 5 साल का है, हमारे लिए घर बना दो। मैं उसके बेटे की जब शादी होगी, मुझे उसकी बहू दिख रही होती है उस मीटिंग में, मुझे उसके होने वाले बच्चे दिख रहे होते हैं, मुझे उसकी आदमी की पूरी एक जर्नी दिखती है कि इसको 25 से 50 साल में और क्या लगने वाला है। मैं कभी भी एक पीढ़ी के लिए घर नहीं बनाता, ऐसा घर जो कि 2-3 पीढ़ियाँ, जबकि अच्छे घर कौन से होते हैं? अभी आप देखो हमारे समाज में वो घर विलुप्त होते जा रहे हैं जो कि 4 पीढ़ियों को रखे होते हैं। आप देखना आजकल किसी भी घर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ी रहती है, और तीसरी पीढ़ी तो जैसे ही आती है तो पता चलता है पहली पीढ़ी गायब हो जाती है। मतलब कि जैसे ही बाप बेटा रह रहे हैं और जैसे ही पोता पोती आए, वैसे ही दादाजी ने देहत्याग कर दिया और वो पीढ़ी घर छोड़ के चले गई। तो अल्टीमेटली घर में कितनी पीढ़ियाँ रही वर्तमान में? 2 पीढ़ी। पर पुराने लोग इतने समृद्ध थे, उनके घर इतने समृद्ध थे, उनका जीवन इतना समृद्ध था, उनको राय देने वाले वास्तुशास्त्री, ज्योतिष इतने समृद्ध थे, उनकी जीवन शैली इतनी समृद्ध थी कि वो लोग एक घर में 4 पीढ़ी रहते थे। तो अब हमको ये करना है कि भाई 4 पीढ़ियों के रहने लायक घर बनाना, और अगर किसी वास्तुशास्त्री ने अगर 5 या 6 पीढ़ी के लायक घर बना दिया ना, तब तो उसके लिए तालियां बजाएं, उसके लिए बधाई का पात्र है। वो परिवार जिन्होंने इतना विज़न रखा, वो परिवार जिन्होंने उस विषय को घर बनने के टाइम इतना महत्व दिया।
चाहे वो भूमि का चयन हो, मतलब प्लॉट का सिलेक्शन हो, चाहे वो पदार्थों का चयन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, कहाँ पे कौन से कमरे वगैरह रहेंगे, ठेकेदार का चयन हो, मुहूर्तों का चयन हो। और इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसा वायुमंडल बनाया है जिसमें कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां समृद्धि पूर्वक रह सके। और मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये एक बहुत छोटा सा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगर आप लोग कभी भी इस बारे में बात करें तो हम घंटों बात कर सकते हैं, पर इसको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जन्म मरण परण, ये तीनों को अगर सही ढंग से आपके जीवन में आपको प्रभावशाली रूप से जन्म मरण परण की घटनाओं से सीखते हुए, संभालते हुए, संवारते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है, तो इसमें घर आपके लिए एक ऐसी जगह है जिसको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो भी घर आप निर्माण कर रहे हो, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपको उतना दिमाग में होना चाहिए। और अगर आपको दिमाग में नहीं है तो आपका वास्तुशास्त्री कम से कम ऐसा चयन करें कि जो इस तरीके की बुद्धि क्षमता रखता हो, जिसका बुद्धि कौशल इस तरीके के निर्माण या इस तरीके के दर्शन को जिसकी बुद्धि ने धारण किया हुआ। क्यों? क्योंकि वो फिर आपको बोले बिना ही वो आपके लिए इस तरीके से प्लान करेगा कि आपके आने वाली पीढ़ियां किसी घर में रह पाए जहां पर कि आपको सुख, शांति, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि प्राप्त हो।